सो लेट अस नाउ डिस्कस PU सेट PG 2018 एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में आपकी नोटिफिकेशन निकल जाएगी और जुलाई में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके लिए जो है किस तरह का पैटर्न आता है आपका, तो आपके जो है 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एग्ज़ाम में, और 75 क्वेश्चन और जो टोटल मार्क्स है वो भी कितने होते हैं 75, यानी कि हर क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का होता है। और ये जो आपको क्वेश्चंस जो हैं वो 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होते हैं। पर इसके अंदर जो है आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी होती है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपका जो है 1/4 मार्क्स और जो है डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो स्पेशली इस तरह की नेगेटिव मार्किंग जब होती है पेपर में, तो आप जो है वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आएँ जो आपको अच्छे से आते हैं। वो क्वेश्चंस मत अटैम्प्ट कीजिए जो उसमें आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो है आपकी 1/4 क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। उसके अलावा जो है आपको रफ़ वर्क करने के लिए जो है अलग से जो है क्वेश्चन पेपर के एंड में जो आपको रफ़ वर्क शीट मिली होती है, तो आप वहाँ पे जो है अपना कैलकुलेशन वर्क जो है आप कर सकते हैं। फ़ोन, ये वायरलेस स्कैनर, ये सब कुछ जो है आपके अलाउड नहीं होते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम। So starting with your first question, if there exists a continuous space translational symmetry, then neither energy nor angular momentum are conserved. Energy is conserved, angular momentum is conserved, या linear momentum is conserved. तो जहाँ मान लो किसी जगह पर जो है कंटिन्यूस स्पेस ट्रांसलेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो उस टाइम पर जो है क्या चीज़ आपकी कंजर्व होती है। तो सबसे पहले कंटिन्यूस स्पेस ट्रांसलेशनल सिमेट्री क्या होती है। ट्रांसलेशनल सिमेट्री क्या होती है आपके पास कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए, आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, मान लो कुछ ट्रांसलेशन करने के बाद जो है, ट्रांसलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करना, रोटेशन नहीं हो रही है उसमें, सिर्फ वो स्ट्रेट मूव कर रहा है। तो उसने कुछ ट्रांसलेशनल की टी, और वो जो है किसी और पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, बी पॉइंट पे, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्टिल सेम है दोनों पॉइंट्स पे, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है क्या है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री है। और आप ऐसे भी कह सकते हो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस टी। तो इस केस में जो है हम जो है इस केस में जो है आपका जो है लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पर्सन ओपन्स अ डोर ही अप्लाइज फोर्स, मूवमेंट, टॉर्क, या नन ऑफ अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें किसी डोर को ओपन करना है, या कोई भी पर्सन है जो डोर को ओपन करेगा, तो उसको जो है टॉर्क अप्लाई करनी पड़ती है। और टॉर्क क्या होती है, आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका जो फोर्स लग रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन से जो है अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूँ तो वो आपका जो है फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा। तो हमें जो है टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स यू, द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच यू पुल द अर्थ इज़। कह रखा है कि कंपेयर करो कि जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ जो है आपको अपनी तरफ खींचती है, और जिस फोर्स से जो है आप जो है अर्थ को अपनी तरफ पुल करते हैं, तो वो जो है दोनों की दोनों फोर्स क्या होनी चाहिए, किस तरह की होंगी। क्या वो फोर्स दोनों ज़ीरो होंगी, यानी कि या इक्वल होंगी, या ग्रेटर होगी, या लेस होगी। तो इस केस में जो है हमारे पास जो है फोर्स क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, चाहे आप अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगा रही हो ग्रेविटेशनल फोर्स, और चाहे अर्थ आपके ऊपर जो फोर्स लगा रही है, वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इनटू अ लॉक फॉलोइंग इज अप्लाइड। तो जब आप जो है एक लॉक खोलने के लिए जब की को टर्न करते हो तो क्या आप अप्लाई करते हो, कोप्लेनर फोर्स, मूवमेंट, लीवर, या कपल। तो हमें जो है उस टाइम जो है कपल अप्लाई करना पड़ता है जब हम जो है की को टर्न करते हैं लॉक के अंदर। कपल बेसिकली क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है कभी भी कंसाइड नहीं करता है। अब देखो कि इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है ये, और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है कंसाइड नहीं कर रहा है, और ये जो है मिलके क्या बनाते हैं, आपका कपल बनाते हैं। तो इस केस में जो है आपका की जो है वो क्या करती है, रोटेट नहीं करती है, बस थोड़े से टर्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर reducing the problem of kinetics to statics, equivalent static problem, determining the stress in the truss, stability of floating bodies, solving kinematic problems।
तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल जो है बेसिकली किसके काम आता है कि ये जो है काइनेटिक प्रॉब्लम को जो है स्टैटिक प्रॉब्लम में जो है कन्वर्ट कर देता है, यानी कि रिड्यूस कर देता है आप कह सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। और आप कैसे कर सकते हो, इसे जान सकते हो कि ये जो है वर्चुअल वर्क के ऊपर जो है वर्क करता है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट दैट फॉर अ स्ट्रीमलाइन मोशन ऑफ अ इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड। तो क्या कह रखा है, बर्नौली प्रिंसिपल जो है जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि जो स्ट्रीमलाइन मोशन है इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए, उस केस में जो है आपका प्रेशर किसी भी पार्ट पे, मतलब वो किस तरह से डिफाइन है, प्रेशर एट एनी पार्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सी कह रखा है प्रेशर एट एनी पार्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और प्रेशर एट एनी पार्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपका जो है सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है आपके पास डी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेशर एट एनी पार्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है पर यूनिट वॉल्यूम जो है आपका जो है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए फॉर इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन देखते हैं। अ फिल्टर इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन इज मैथमेटिकली गिवन बाय जी ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 इफ ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू ओमेगा जी एंड 0 इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा जी एंड ओमेगा जी इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बताना है कि ये फ़िल्टर सर्किट क्या है। तो आपको पता होगा कि अगर मैं गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो वो इस तरह से आता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है हमारा ओमेगा एल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा एच क्या है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब भी फ्रीक्वेंसी हमारी जो है लेस देन होती है किसके, लेस देन इक्वल टू लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है फ़िल्टर सर्किट में से पास हो जाती है। पर जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है किससे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो वो जो है फ़िल्टर सर्किट में से पास नहीं होती है। तो ये जो है इस तरह का जो है आपके पास जो फ़िल्टर सर्किट होता है वो आता है आपका लो पास फ़िल्टर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ओमेगा एल क्या है, ओमेगा जी है। तो ओमेगा जब लेस देन इक्वल टू ओमेगा जी है तो उस केस में गेन हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है किससे, ओमेगा जी से, तो उस केस में हमारा गेन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 7 जो 7 आपका क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इट इज़ अ लो पास फिल्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन इन द टाइम डोमेन एफ टी इज एफ ओमेगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इफ द ट्रांसलेशनल ऑफ एफ टी इन टाइम डोमेन बाय टाउ अमाउंट इज एफ टी माइनस टाउ देन द फंक्शन इन द फ्रीक्वेंसी विल बी। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है टाइम डोमेन में से फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो क्या है, एफ ओमेगा है। तो आपको जो है एफ टी माइनस टाउ का जो है आपको जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो है फाइंड आउट करना है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या होगा, एफ ओमेगा ई की पावर माइनस आईटा ओमेगा टाउ। तो ये जो है इसका जो है क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है वो कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, दैट इज़ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो जितनी भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट ऑन साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस दैम बाय अ कपल, टू रिप्लेस दैम बाय अ सिंगल फोर्स, टू रिप्लेस दैम बाय अ सिंगल फोर्स थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टू रिप्लेस दैम बाय अ कपल या फोर्स। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि अगर मान लो एक पार्टिकल है और इसके ऊपर बहुत सारी जो है फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, मान लो F1 F2 F3 F4, ये सारी फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं। तो उस पॉइंट पे जो है इस पार्टिकल पे लग रही हैं, तो उस पॉइंट पे जो है हम इसको जो है कैसे रिप्लेस करा जा सकता है। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। तो हम जो है ये सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जो इसके ऊपर लग रही है उनका क्या कर सकते हैं, वेक्टर सम कंसीडर कर सकते हैं। तो हम जो है इसे जो है सभी फोर्सेस जो एक पार्टिकल पे लग रही हैं इसको हम जो है एक सिंगल फोर्स से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंगल फोर्स से हम जो है इसको रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर है। 10th क्वेश्चन है, द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स ऑफ यू आर रिलेटेड टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बाय द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यू आर, यू थीटा एंड यू फाई। ये जो है किस तरह से जो है कनेक्टेड है आपके यू एक्स
uy और uz से। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दैट इज साइन थीटा साइन कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0। तो ये जो है आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो इजीली जो है आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से जो है आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th। अ प्लैनेट मूव्स क्लोजेस्ट इन इट्स ऑर्बिट क्लोजर टू इट्स सैटेलाइट। सेकेंड ऑप्शन है व्हेन इट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, व्हेन इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन और व्हेन इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो है जो सन है मान लो वो एक फोकाई पे प्लेस्ड है, ठीक है, और प्लैनेट जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो जब वो सन से दूर होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो कम लगेगी और वो जो है स्लोएस्ट मूव करेगा। पर जैसे ही वो सन के काफ़ी पास होगा तो ये भी जो है काफ़ी फोर्स इसके ऊपर लगेगी और ये जो है बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है कि ये स्लोएस्ट कब मूव करता है, जब ये जो है सन से दूर होता है। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और बोल रहा है कि कौन सी जो है इक्वेशन जो है मतलब इनमें से जो है ये जो है इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो 12th क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा कि जो बी है वो इसका जो है सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पे लगाएं तो ये क्या लगेगा d² + k² इज इक्वल्स टू 0 और d आप कॉमन ले लोगे, d² + d इज इक्वल्स टू 0। इससे सॉल्व करेंगे ना, d² + d इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड वी कैन से दैट d + 1 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू एक तो आ जाएगी 0 और एक क्या आ जाएगी आपके पास -1। तो जो है हमारे पास जो है क्या आ जाएगा आंसर c1 e की पावर आयटा 0 kx प्लस c e की पावर माइनस आयटा kx। तो आयटा kx ये जो है इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये भी साइन और आयटा kx को आप जो है e की पावर आयटा kx को आप साइन और कॉस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये इसका जो है सॉल्यूशन नहीं आया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स आर रेफर्ड टू एज। जो वेव्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएट होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो वो जो वेव्स होती हैं वो आपकी कौन सी वेव्स होती हैं, आपकी मैटर वेव्स होती हैं। तो ये चीज़ें तो नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है द फुल स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है, एच साई इज इक्वल टू ई साई होती है आपकी कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि ये जो है आपको बताओ कि इसमें से कॉम्पैक्ट फॉर्म कौन सी है। तो एच साई इज ई साई और ई हमारे पास क्या होता है 1/में आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी। तो ये हमारे पास ई की वैल्यू होती है। तो देख लो यहाँ पे हमारे पास आंसर कौन सा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, एच साई आयटा एच कट करली साई बाय में करली टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15th क्वेश्चन देखें। द मोमेंटम ऑपरेटर इन वन डायमेंशन इज। तो मोमेंटम ऑपरेटर यानी कि पी जो है इसकी वैल्यू क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। 1 - आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल एक्स, ये इसकी जो है वैल्यू होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन द प्रॉब्लिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई स्क्वायर इज। तो साई स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, तो साई स्क्वायर जो है वो आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, ठीक है। तो उसके बाद है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या कह रखा है आपके पास, व्हेन द टू पार्टिकल्स आर एंटेंगल्ड इट इज़ ऑब्जर्व दैट वन हैज़ स्पिन अप एंड हाउ डज इट टेक फॉर द अदर स्पिन टू बी डाउन। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं और एक का अगर स्पिन अप है तो दूसरे का कितना टाइम लेगा कि दूसरे का स्पिन जो है वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए। तो इंस्टेंटेनियसली फ्यू माइक्रो सेकेंड्स वो लेगा, फ्यू नैनो सेकेंड्स वो लेगा और टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल बिटवीन दैम, जितना लाइट जो है टाइम लेगी उनके बीच में ट्रैवल करने के बीच में, यानी कि दो पार्टिकल्स के ट्रैवल जब दो जो है पार्टिकल्स के बीच में जो है टाइम जो है जितना टाइम लेगी लाइट ट्रैवल करने के लिए। तो 17th का ऑप्शन क्या रहेगा आपका, इट्स ए। वन हैज़ इट स्पिन अप हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अदर स्पिन टू बी डाउन। तो क्या रखा है कि दो पार्टिकल्स अगर एंटेंगल्ड हैं तो उसमें से एक का पार्टिकल का स्पिन अप है तो दूसरे पार्टिकल का जो स्पिन है डाउन होने के लिए कितना टाइम लेगा, इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा, कुछ माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे,
कुछ नैनो सेकेंड्स लगेंगे, या फिर जितना जो है लाइट ट्रैवल, स्पीड ऑफ लाइट जो है जब इन दोनों पार्टिकल्स में से पास होगी, जितना टाइम लेगी उसमें उतना टाइम लगेगा। तो ये जो है प्रोसेस जो है आपका इंस्टेंटेनियसली होता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम श्रोडिंगर बिकॉज। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का हम क्यों यूज़ करते हैं जब भी हम जो है हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं? क्योंकि द लैप्लेस ऑपरेटर हैज़ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। Schrodinger wave equation is then separable into three ordinary differential equation. Cartesian coordinates would give particle in a box wave function, otherwise the atomic orbitals would violate the Pauli exclusion principle. तो आपको पता होना चाहिए कि जो Schrodinger wave equation है वो हमारी जो है थ्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है सॉल्व हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो हम उसके लिए जो है हम ये यूज़ करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। नेक्स्ट एंड 19, the solution of Schrodinger wave equation is often called stationary state because क्यों कहा जाता है? probability amplitude is independent of time, probability amplitude is dependent on time, probability amplitude is independent on time of time और probability amplitude is dependent on time। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास ये सॉल्यूशन है बेसिकली Schrodinger wave equation का। तो उस केस में जो है हमारे पास क्या होता है, प्रॉबिलिटी डेंसिटी जो होती है निकल के आती है वो हमारी जो है टाइम इंडिपेंडेंट होती है। तो हम ये इस करके जो है ये यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मतलब स्टेशनरी स्टेट कब कहेंगे, जब प्रॉबिलिटी डेंसिटी जो है आपकी क्या होगी, टाइम इंडिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम मैकेनिकल एंटिटीज मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट, कंटिन्यूस एंड नॉर्मलाइजेबल और स्क्वायर इंटीग्रेबल। तो इनमें से कौन सी जो है क्वांटिटीज़ जो हैं आपकी वो सिंगल वैल्यूड होंगी और फाइनाइट होंगी और क्या होगी, कंटिन्यूस होगी और आप स्क्वायर इंटीग्रेबल होगी। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या रहेगा, वेव फंक्शन। क्योंकि वेव फंक्शन की आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो, वेव फंक्शन कैसा होता है आपका, फाइनाइट होता है, सिंगल वैल्यूड होता है और स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 21 जो है, इन द कपल्ड ऑसिलेटर द मोड दैट हैज़ द हाइएस्ट सिमेट्री विल हैव। तो क्या कह रहा है, क्या एक कपल्ड ऑसिलेटर है, जैसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लगा लो, तो उसमें हाईएस्ट सिमेट्री आपकी कौन सी हो सकती है, इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ असिमेट्रिक मोड, फ्रीक्वेंसी हायर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ असिमेट्रिक मोड, फ्रीक्वेंसी लोअर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ असिमेट्रिक मोड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो है फ्रीक्वेंसी जब लोअर होगी असिमेट्रिक मोड से, फ्रीक्वेंसी से, तो जो है उस मोड पे जो है आपकी हाईएस्ट सिमेट्री जो है, मतलब एक जो हाईएस्ट सिमेट्री जो है आपका कपल ऑसिलेटर जो है ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेव वेलोसिटी ऑफ अ वेव डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखी है इस, तो हमें जो है वेव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो वेव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और आपको जो है ये इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल्स टू 0.1 साइन ऑफ दिस इज़ ओमेगा, ओमेगा इसे कंपेयर कर लेंगे ना हम लोग, तो इसे कंपेयर कर लोगे आप इससे, तो ये एम्पलीट्यूड है, दिस इज़ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। तो हमारे पास ओमेगा कितना है यहाँ पे 0.1 है और के कितना है आपके पास 0.1, ये भी 0.1 है और ए भी क्या है आपके पास, दैट इज़ 0.1। आपको वेव वेलोसिटी वी निकालना है आपको, वी इज़ नथिंग बट ओमेगा बाय में के, आप पढ़ते आए हो, ओमेगा इज़ 0.1, दिस इज़ ऑल्सो 0.1, तो क्या आ गया आंसर 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड जो है आपका आंसर रहेगा। मतलब इतने आसान क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो जो आपने ग्रेजुएशन में अभी तक पढ़े हैं वही आते हैं। तो मेक श्योर कि आप उन बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ें। नाउ यहाँ से हमारे पास जो वेव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था दैट इज़ ओमेगा बाय में के, ये इंपॉर्टेंट था। ग्रुप वेलोसिटी हमें दे रखी है, इज़ डिफाइंड एज, अब ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, वी जी, दैट इज़ नथिंग बट डी ओमेगा बाय में डी के, ये भी लर्न होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है। तो 23 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। सो 24 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर इन मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v and v naught respectively. The source is emitting frequency fs. Velocity of waves through the stationary medium is vs. The velocity of these waves measured by the observer is given by. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सोर्स है और ऑब्जर्वर है, दोनों जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
तो मान लो इसकी सोर्स की वेलोसिटी वी एस है और इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, और सोर्स ने क्या किया है, अपने में से जो है फ्रीक्वेंसी एमिट की, मान लो एफ एस, ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ वेव थ्रू द मीडियम, और इस मीडियम जो स्टेशनरी मीडियम के अंदर है जो वेलोसिटी है वो क्या है आपकी वी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वेव मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर, तो जो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी मेज़र कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसका आंसर जो है आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। जब हमारे पास ये जो है ऑप्शन नंबर दिस, क्योंकि ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डॉपलर्स इफेक्ट जब आपने पढ़ा होगा तो डॉपलर्स इफेक्ट में आपने ये जो है फॉर्मूला अच्छे से किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एस वी माइनस वी नॉट वाई में, ये वी जो है वेलोसिटीज़ हैं एंड वी माइनस ऐसी वी एस, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद है 25, अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज ट्रैवल अलॉन्ग अ स्ट्रिंग विथ फिक्स्ड एंड व्हेन दिस वेव ट्रैवल बैक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन a node is formed at a distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, द स्पीड ऑफ वेव हमें कैलकुलेट करनी है। एक फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, ठीक है, और मान लो ये जो वेव है ये जो है स्ट्रेट लाइन ये जो है मूव कर रही है किसी ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रिंग टुवर्ड्स इट्स फिक्स एंड, ठीक है। तो ट्रैवल कर रही है फिक्स एंड की तरफ, और ये जो है फिक्स एंड पे जब जाएगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। तो उस केस में जो है हमारे पास एक जो है नोड बन जाएगा, ठीक है। तो जो नोड बनेगा वो कुछ जो है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, ठीक है। तो आपको जो है स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वेव जब मूव करेगी, ठीक है, फिक्स एंड की तरफ जाएगी तो जो है एक नोड सा बनाएगी, वो हमें जो है जो नोड है वो किस डिस्टेंस पे बनेगा आपका, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। दिस इज़ नोड। तो फ्रीक्वेंसी हमें 100 हर्ट्ज़ दे रखी है और 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है आपका क्या बन रहा है, नोड बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ वेव निकालना है। तो स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो फॉर्मूला था आपके पास v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। तो ये जो है हमारे पास फॉर्मूला था, तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ आप फॉर्मूला लगाओगे। सो यहाँ पे लैम्डा हमें पहले कैलकुलेट करना होगा, तो लैम्डा क्या निकलेगा आपके पास, लैम्डा हमारे पास निकलेगा 2 इंटू, क्योंकि 2 नोट्स हैं हमारे पास, 2 इंटू लाइक दिस, तो 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लोगे मीटर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ 0.05 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर यहाँ पे, तो आप जब आंसर कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0.05 को जब आप करोगे तो 0.1 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा आ गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है, 100 गिवन है, तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 10। तो यहाँ पे 10 जो है मीटर पर सेकेंड आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्या कह रखा है, अ वेव हैज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज पीरियड इज़ 4 सेकेंड वाइल अनदर वेव जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस कर रही है और उसका पीरियड है दैट इज़ 3 सेकेंड्स। दोनों को कंबाइन कर लिया तो रिजल्टेंट वेव और उसका पीरियड आपको जो है फाइंड आउट करना है। सो दोनों जो है वेव, एक वेव का जो है टाइम पीरियड हमें दे रखा है, मान लो टाइम पीरियड एक वेव का हमें कितना दे रखा है, 4 सेकेंड्स, ठीक है, और एक का हमें दे रखा है 3 सेकेंड, एक का मान लो 3 सेकेंड है और एक का क्या है आपके पास 4 सेकेंड है, ठीक है। तो ये जो है दोनों कंबाइन करेंगी, क्योंकि दोनों वेव्स इंडिपेंडेंट हैं तो इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो भी क्या कर जाएगी, सुप्रीम पोज कर जाएगी। तो इनकी जो बीट फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या आएगी, बेसिकली F1 माइनस F2। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, 1 बाय में क्या हो जाएगा, 1 बाय में 3 माइनस 1 बाय में 4। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 12 सेकेंड्स निकल आएगा, क्योंकि ये एफ बी है यानी कि बीट फ्रिक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, 1 बाय में टी। तो 12 सेकेंड जो है आपका जो है आंसर निकल आएगा। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि बीट फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो वो क्या होगा, 1 बाय F1 माइनस F2, यानी कि 1 बाय में 3 माइनस 1 बाय में 4, ठीक है। तो ये 1 बाय में 12 आ जाएगा आपका, और एफ बी आ गया, तो यानी कि बीट फ्रिक्वेंसी निकल आई, तो टाइम पीरियड हमें निकालना था, तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, एंड दैट इज़ नथिंग बट 12 सेकेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। 27 क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल एम इज़ अटैच्ड टू अ आइडियल स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट हमें के दे रखा है, और द इफ़ द मास इज़ अलाउड टू ऑसिलेट, तो टोटल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड एट ऑल, इज़ कंजर्व्ड एट एक्सट्रीम, और is maximum at mean position, is minimum at mean position, same at all the position।
तो हम यहाँ पे क्या कह रखा है, एक पार्टिकल है और उसको जो है एक स्प्रिंग से बांधा हुआ है जिसका फोर्स कांस्टेंट हमें गिवन है और उस मास को हमने ऑसिलेट कर रहे हैं। तो उस केस में आपको ये बताना है कि ये टोटल एनर्जी कब आपकी मैक्सिमम होगी। सो टोटल एनर्जी जो आपकी मैक्सिमम कब होगी, सभी पॉइंट्स पे आपकी जो है टोटल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। 828 क्वेश्चन देखो, अ रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोटॉमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट प्रेशर बाय में कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, उस केस में जो है मोनोटॉमिक गैस के लिए जो रेशो रहता है वो क्या रहता है आपके पास। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, तो इसका आंसर रहता है 5/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वालिटेटिव प्लॉट हमें बना रखा है टू गैसेस का आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो आपने बताना है कि ये किसका है। तो ये भी जो है आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये मतलब क्वालिटेटिव डाटा हमें दे रखा है। तो ये किसका प्लॉट है, तो ये जो प्लॉट है आपका हीलियम और आर्गन का है। ठीक है, नो इट्स अ प्लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम। ठीक है, ये ऑक्सीजन और हीलियम का जो है आपका प्लॉट है। ठीक है, O2 जो है फर्स्ट एंड हीलियम जो है आपका सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज हीट कैपेसिटी हमें दे रखी है ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट प्रेशर इज Cp। तो एंट्रोपी चेंज हमें फाइंड आउट करना है। तो एंट्रोपी चेंज फ्रॉम T1 टू T2 हमें फाइंड आउट करना है। तो जो एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या रहेगा आपका, Cp इंटू ln T1 टू T2। ठीक है, यानी TF टू T2। ये TF फाइनल टेम्परेचर बाय में इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि एक केमिकल पोटेंशियल को किस तरह से आप डिफाइन करते हो। तो केमिकल पोटेंशियल को आप किस तरह से डिफाइन करते हो, जिसमें गिव्स फ्री एनर्जी पर यूनिट, ये आप कहते हैं ना केमिकल पोटेंशियल इज गिव्स फ्री एनर्जी पर यूनिट पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर जो है बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 32, द थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय। थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी कैसे दी जाती है, नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेप विथ ऑल द पॉसिबल मैक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्रोस्टेप या नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेप फॉर अ गिवन मैक्रोस्टेट। तो ये भी डायरेक्ट आपके पास है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं गिवन मैक्रोस्टेट्स के अंदर। तो क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। 33 क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल दे रखा है सेकंड ऑर्डर फेस चेंज का। तो सेकंड ऑर्डर फेस चेंज का एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए कि सेकंड ऑर्डर फेस चेंज का एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका। तो आंसर है आपका सी, यानी कि जो हीलियम सी जो है आपका आंसर है, जो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में जो है कन्वर्जन होगा एट क्यूरी टेम्परेचर, तो वो जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन होएगा। ठीक है, जैसे सॉलिड मेल्ट हो रहा है लिक्विड में या लिक्विड बॉयल हो रहा है गैस में, और या फिर सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर में चेंज आ रहा है, तो ये सारे जो है आपके जो हैं फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है 34, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की किसके प्रोपोर्शनल है। तो ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला है, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो आपने ये पढ़ा होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है √3 kT/m। सो किसके प्रोपोर्शनल है, ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्नोट। 35 क्वेश्चन देखो, अ कार्नोट इंजन टेक्स 2000 जूल ऑफ हीट from a reservoir at 200 degrees Celsius, does some work and releases some heat into a second reservoir at 20 degrees Celsius. तो you have to find the efficiency of engine. तो हमें गिवन क्या क्या है कि हमें जो है सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है, जो सोर्स है यानी कि आपका जो T1 है उसका हमें टेम्परेचर गिवन है कितना, 200 डिग्री सेल्सियस। इसको आप जो है कैल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 200 + 273 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 473 कैल्विन। सो T1 का टेम्परेचर हमारे पास क्या आ गया, T1 का जो हमारे पास सोर्स का जो टेम्परेचर है वो हमें कितना मिला, 473 कैल्विन। ऐसी जो T2 है आपका, दैट इज़ एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो सिंक है उसका हमें टेम्परेचर कितना गिवन है, 20 डिग्री सेल्सियस। और हम कह सकते हैं दैट इज़ बेसिकली, अगर इसमें हम 273 ऐड करेंगे तो दैट इज़ 293 कैल्विन। ठीक है, तो हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 - T2/T1। सो सिंपली हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो 1 - T2/T1, तो 1 - 293 डिवाइडेड बाय 473। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो एफिशिएंसी जो है इंटू आप 100 कर दोगे, तो एफिशिएंसी आपकी किस में आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी। तो ये एफिशिएंसी आप निकालोगे तो आपके पास निकल के आएगी 38%। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे,
तो हमारी एफिशिएंसी कितनी निकल के आई 38%।